Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss John Keats as a romantic poet. We'll discuss some of the romantic traits found in John Keats' poetry. इससे पिछली वीडियो में आपने यकीनन देखी होगी, उसमें हमने जॉन कीट्स की बायोग्राफी डिस्कस की, उनका लाइफ एंड करियर डिस्कस किया और हमने ये देखा कि उनकी लाइफ में किस किस्म के जो चैलेंजेस थे, किन चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया और उनकी क्रिएटिविटी और उनके रेजिलियंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जॉन कीट्स के अंदर जो रोमांटिक ट्रेट्स हैं या जॉन कीट्स को ऐसे कौन से ट्रेट्स, ऐसी कौन सी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उनको एक ग्रेट पोएट बनाती हैं, जो उनको एक ग्रेट रोमांटिक पोएट बनाती हैं। He is widely regarded as one of the most prominent poets of the Romantic movement. His poetry epitomizes the key characteristics of Romanticism, such as deep appreciation um, for nature, intense emotions, an emphasis on imagination, and a focus on the individual and the sublime. Dear students, you already know that the term romanticism is combined of love for nature, intense emotions, imagination और इन सब्जेक्टिविटी। ये वो चंद एक ट्रेट्स हैं जो ऑलरेडी रोमांटिसिज्म के बारे में आप जानते हैं या आपने पढ़े होंगे। रोमांटिसिज्म में नेचर के को बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ डिस्कस किया जाता है, इंटेंस इमोशंस को डिस्कस किया जाता है, इमेजिनेशन को यूज़ करके डिस्कस किया जाता है और इंडिविजुअल और सब्जेक्टिव और सबलाइम नेचर और इंडिविजुअल थॉट्स को हाईलाइट करके और समटाइम्स एग्जैजरेट करके पेश किया जाता है। सो जब ये सारे के सारे ट्रेट्स रोमांटिसिज्म का हिस्सा हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी मच देयर इन कीट्स पोइट्री। सबसे पहले अगर ट्रेड के बारे में बात करें, दैट इज लव फॉर नेचर। Keats had an almost sensuous attachment to nature, which he portrayed in vivid, picturesque imagery. सबसे पहली जो लव या जो पैशन हमें कीट्स में नजर आता है, दैट इज हिज लव फॉर नेचर, इन्वायरमेंट, ब्यूटी अराउंड हिम, दैट इज द ब्यूटी और नॉट ओनली ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, बट उनको जो इन्वायरमेंट की, नेचर की ब्यूटी वो बहुत ज़्यादा अपील करती है और हमें उनकी तमाम पोइम्स में एक पिक्चरस्क ब्यूटी नज़र आती है, इमेजरी नज़र आती है जो वो नेचर से लेते हैं। आप उनकी ओड्स ले लें, वी टेक हिज ओड्स लाइक ओड टू अ नाइटिंगेल एंड ओड टू ऑटम सेलिब्रेट द ब्यूटी एंड ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। सो पहली चीज लव फॉर नेचर एंड सेकंड द ट्रांजिएंट नेचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, के जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये जो ब्यूटी ऑफ नेचर हम देखते हैं, दैट इज इट हैज अ ट्रांजिएंट नेचर, इट वुड नॉट रिमेन alive for 100 years of ages। इंसान की अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। देयर इज़ डेथ, देयर इज़ फ़ियर ऑफ डेथ और इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उनको एन्जॉय कर सके। सो जो फ़िज़िकल वर्ल्ड है, जो फ़िज़िकल ब्यूटी है या इंसान खुद है, व्हाइल लिविंग इन दैट फ़िज़िकल ब्यूटी, तो ये जो लम्हात हैं, दीज़ मोमेंट्स दे आर ट्रांज़िएंट मोमेंट्स। सो फर्स्टली हमें लव फॉर नेचर नज़र आता है, लेकिन उसकी ट्रांज़िएंट नेचर के साथ। Then nature in his works is often intertwined with human emotions. इसमें आप ह्यूमन इमोशंस को कंबाइन कीजिए, serving as both a source of inspiration and a reflection of his inner world. So how can that nature inspire human beings? We can see in Keats' poetry that he is highly inspired by the existence of nature, और कैसे वो जो नेचर है वो उनके इनर वर्ल्ड को इंस्पायर करके और उसकी उनकी इनर वर्ल्ड को बाहर लाती है, एंड ही प्रोड्यूसेस ग्रेट वर्सेस फॉर हिज पोइट्री। Secondly, emotion and sensuality is there. Keats was highly sensitive to the sensory experiences of life. His poems are rich in imagery, appealing to the senses. अगर हम ये कहें, it would not be an exaggeration, it would not be आप overdoing of thoughts कह लें कि किसी भी पोइट में अगर 5 सेंसेस देखनी है, तो वो सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव पोएट हो सकता है वो जॉन कीट्स है। आपको उसमें साइट की सेंस नज़र आएगी, साउंड नज़र आएँगे, साउंड इमेजेस, ऑडियो इमेजेस आएँगे, टच के इमेजेस की आपको जो है वो फीलिंग मिलेगी, टेस्ट एंड स्मेल मिलेगा। ऑल द 5 सेंसेस आर हाइली एंड रिचली यूज्ड इन कीट्स पोएट्री। फॉर एग्ज़ाम्पल, ओड ऑन अग्रेशन में देखें, इट कंबाइन्स विजुअल ब्यूटी विद फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स ऑन इटर्निटी एंड चेंज।
तो विजुअल इमेजरी से आपको नज़र आता है कि कितना ज़्यादा साइट का यूज़ हुआ है और बाकी तमाम सेंसेस का इस पोएम में यूज़ हुआ है। If we talk about imagination and escapism, romanticism places great value on imagination. एक्चुअली अगर हम ये कहें कि रोमांटिसिज्म की जो बुनियाद है, जो वेरी बेसिस ऑफ इमेजिनेशन के ऊपर है, तो इट वुड नॉट बी रॉन्ग. एंड कीट्स एक्सेल्ड इन क्रिएटिंग अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड एस्केप थ्रू हिज पोएटिक इमेजिनेशन. कीट्स एक तरह का एस्केपिज्म क्रिएट करते हैं while using his imagination, और escape कहाँ से? From common day to day life to a world of dreams. एक वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स की तरफ अपनी ज़ात को निगेट करके हम नेगेटिव कैपेबिलिटी डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. तो इस इमेजिनेशन से वो अपने लिए एक एस्केप ढूंढते हैं अपनी लाइफ की हार्श एंड हार्ड रियलिटीज से. एग्जाम्पल के तौर पे आप ओड टू अ नाइटिंगेल देखिए. ही लॉन्ग्स टू एस्केप द हार्शनेस ऑफ लाइफ बाय मर्जिंग with the immortal song of the bird, which symbolizes a timeless beauty. He considers bird song to be a form of art which is permanent in nature as compared to his own life, which is transient and very temporary. So वो ये चाहते हैं कि अपनी जो इमेजिनेशन है उसके ज़रिए वो अपने आप को कंबाइन करें उस पोएट के उस बर्ड के साथ, उसके सॉन्ग के साथ, और अपने आप को एक इटर्नल वर्ल्ड की तरफ एक जो है वो ट्रांसफॉर्म करके ले जाएं. सो दैट फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन एंड एस्केपिज्म कैन बी सीन इन ओड टू अ नाइटिंगेल. A great focus on beauty. Keats' famous line, "A thing of beauty is a joy forever," Endymion की opening line है, and it encapsulates his philosophy of life. For him, beauty, whether in art, उनके नज़दीक ब्यूटी की मुख्तलिफ शक्लें हैं. चाहे वो आर्ट फॉर्म में है, नेचर में है, ह्यूमन एक्सपीरियंस में है. इट वाज ऑल द अल्टीमेट ट्रूथ एंड सोर्स ऑफ सॉलिस. आर्ट की ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी, ह्यूमन एक्सपीरियंस की ब्यूटी, ह्यूमन इमोशंस की ब्यूटी, ऑल दीज, ऑल सच काइंड्स ऑफ ब्यूटीज, दे आर ऑल परमानेंट इन नेचर. ये अल्टीमेट ट्रूथ है, ये सच है, ये ट्रूथ है, और यही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन का और एक कामनेस का बायस हैं. और उनके इस कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी अगर हम इनके साथ कंबाइन करें, द एबिलिटी टू एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी and ambiguity without the need for logical resolution allowed him to explore beauty in its purest, most enigmatic forms. Negative capability में वो क्या करते हैं कि it is the ability to embrace uncertainty and ambiguity without the need for logical resolution. आपको एक अनसर्टन सिचुएशन फेस करते हैं और उस सिचुएशन में वाइल यूजिंग योर इमेजिनेशन आप क्या करते हैं? यू ट्राई टू वेयर द रिकग्निशन और द आइडेंटिटी ऑफ अनदर कैरेक्टर और एन ऑब्जेक्ट, और उसको और अपने आप को उस ऑब्जेक्ट में आप मर्ज करते हैं, और उसको मर्ज करके उसकी फीलिंग्स को आप एक फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर आप उसको एक्सप्रेस करते हैं. अब ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी जो फोकस ऑन ब्यूटी है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, इसको बहुत ज़्यादा बेहतर शक्ल में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं. देयर आर थीम्स ऑफ मॉर्टेलिटी एंड ट्रांजिएंस, लाइफ का ख़त्म होना, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ लाइफ, और उसके बाद फिर डेथ्स. लाइक अदर रोमांटिक्स, कीट्स grappled with the fleeting nature of life and inevitability of deaths. डेथ इज़ इनएविटेबल, मौत आएगी, सबको फेस करना होगा. इस चीज़ का ताल्लुक किड्स की अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके साथ है. हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, हिज ब्रदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ही हिमसेल्फ डाइड ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस. And in the last days of his life, he was feeling the pain of that transience of life. So his awareness of his own mortality, he suffered from tuberculosis and died at the age of 25, often shaped his reflections on impermanence. In When I Had Fears That I May Cease to Be, he expresses his fear of dying before achieving his creative potential. अपने creative potential को पूरी तरह से utilize नहीं कर पाएंगे, ये वो सोचते हैं जब जब वो अपनी डेथ के बारे में सोचते हैं या अपनी ज़िंदगी के खात्मे के बारे में सोचते हैं. ये सब कुछ उनकी पोइम बनाई है टीयर्स दैट आई मे सीज टू बी में मौजूद. There is the influence of classical mythology. Keats often drew inspiration from Greek mythology and classical themes. इसमें हाइपेरियन है, इसमें एंडीमियन है,
इसमें बहुत सारी हेलेनिज्म है, इनकी क्वालिटी है, इनकी पोइट्री में आपको बहुत ज़्यादा जो क्लासिकल मिथोलॉजी, स्पेशली ग्रीक मिथोलॉजी के रेफरेंसेस मिलते हैं, खासतौर पे आर्ट फॉर्म में के बारे में। ग्रीक्स जो कि खुद बहुत दे वर रिच इन आर्ट फॉर्म, तो वो वाली जो रिचनेस ऑफ आर्ट फॉर्म है वो कीट्स की पोइट्री में हमें नजर आती है। पॉइंट लाइक हाइपीरियन, लामियन शोकेस his fascination with ancient legends and aesthetic beauty। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी इस पैशन के लिए। Of course, subjectivity is a part of romanticism and individual experience. Romantic poetry often explores the personal experiences and emotions of the poet. Keats' works are introspective, offering insight into his struggle, joys, and philosophical musings. अपनी लाइफ के बारे में, अपनी इनर स्ट्रगल, अपनी इनर कॉन्फ्लिक्ट, अपनी इंस्पिरेशन जो वो नेचर से लेते हैं, लाइफ से लेते हैं, चाहे वो इम्परमानेंस ऑफ लाइफ से लेते हैं, चाहे वो रिचनेस एंड परमानेंस ऑफ आर्ट से लेते हैं। ये सारी की सारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं, और यही वो सब्जेक्टिव फीलिंग्स जो हैं, बाय यूजिंग हिज इमेजिनेशन, दे गिव बर्थ टू हिज फिलोसॉफिकल म्यूजिंग्स। ये चंद एक वो हमारे सामने थी ट्रेड्स कीट्स के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एज फार एज द एनालिसिस ऑफ हिज पोइम्स आर कंसर्न। आपने ये चंद एक पॉइंट्स सुने, इसमें और भी बहुत कुछ ऐड हो सकता है। यू मे स्टडी, यू मे यू मे हैव अ वाइडर रीडिंग अबाउट कीट्स। इनकी पोइम्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब वैसे मिलेंगे। बट इवन अगर आप इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, तो you are free to comment and free to ask any question. Thanks for watching.